हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजहर और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लेके आ गए हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और उसके वेक्टर फॉर्म को डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हों और वो सभी क्या करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और उसमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आइए देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है। और बहुत सारे चार्जेस होने की वजह से किसी एक चार्ज पे अगर हमको फोर्स फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि द टोटल electrostatic force on a charge due to a number of other charges is equal to the vector sum of the individual forces exerted on that charge by each of the other charges। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत सारे चार्जेस हों और उनकी वजह से किसी एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे और उन सभी फोर्सेस का हम वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, वेक्टर सम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, क्लास 11th में आपने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन का के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग यहाँ पे 2 या 3 रूल्स हैं वेक्टर एडिशंस का, जैसे एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर केवल 2 या 3 फोर्सेस हैं तो वहां पे कभी कभी आप लामिस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं या फिर फोर्सेस का कंपोनेंट लेके उनको ऐड किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ पे कौन सा रूल लगाने की जरूरत है, वो इंप्लीमेंट करके हम किसी भी चार्ज पे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हम कह रहे हैं कि बहुत सारे फोर्स चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करेंगे जो क्लास 12th में है उनके लिए इसका डेरिवेशन भी, एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन करिए और उसमें दिखाइए कि हम कैसे किसी एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से, मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम एक सिस्टम ऑफ चार्जेस कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कैसे फोर्स लगेगा, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, जैसे वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वेक्टर फॉर्म में जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना लो ऐसे, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है, सपोज कर लीजिए कितना, R1। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे, सपोज कर लेते हैं ये चार्ज है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से इसके पोजीशन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 से। इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम वेक्टर एडिशन यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हम टर्म्स को वेक्टर में लिखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई और चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है Q3 और इसका पोजीशन वेक्टर है R3। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इसका पोजीशन वेक्टर है R3। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे करते करते यहाँ पे एक चार्ज है Qn, मतलब मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, n चार्जेस हैं, और इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे Rn से। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे हमें बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे किस पे, चार्ज Q1 पे ड्यू टू चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5, Qn की वजह से।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम स्केलर फॉर्म में कहें या फिर यहाँ पे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताते समय बताया था कि क्या पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम Q1 पे फोर्स देख रहे हैं ड्यू टू Q2, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और यहां से पॉइंट Q2 से और Q1 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसको लिखेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हुआ। ऐसे ही Q3 से Q1 का अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें और फोर्स का डायरेक्शन देखें, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, हम इस फोर्स को लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2, और इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही Q1 चार्ज पे Q3 की वजह से जब हम फोर्स देखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 3, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ऐसे ही Qn की वजह से अगर हम इस पे चार्ज देखते फोर्स देखते हैं, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर, और ये होगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज n, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ Q3 से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो होगा पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 3, इसको लिखते हैं। और ऐसे ही Qn से Q1 का जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ये होगा पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू n, और इसको लिख लेते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाया, अब ये जो फोर्सेस हैं, वो फोर्स का सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है। अगर सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम देख रहे हैं कि किस यहाँ पे चार्ज अगर Q1 रखा है, तो इस चार्ज Q1 पे इन सभी फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो इन सभी फोर्सेस का अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या करना होगा, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना होगा, तब हम Q1 पे टोटल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन फोर्सेस का डायरेक्शन लिखते हैं किसके टर्म में, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने लिखा है उसके यूनिट वेक्टर के से हम उन फोर्सेस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन। तो अगर फोर्स F12 इसका वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो, तो हम R12 के यूनिट वेक्टर से इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं R12, और इसको लिखेंगे हम कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें Q1 पे Q3 की वजह से फोर्स का डायरेक्शन लिखना है, तो इसके ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R13, इसके यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे R13, और ये हो जाएगा आपका कैप, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे ही Qn की वजह से Q1 पे जो फोर्स देखेंगे, इसके फोर्स का डायरेक्शन को हम R1n वेक्टर के इसके यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा R1n कैप, ठीक है। तो ये हमें फोर्स मिल गया, और इनका ये डायरेक्शन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हमें देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम होगा क्या। तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमें नेट फोर्स चाहिए Q1 चार्ज पे, बाकी सभी चार्जेस की वजह से। तो बाकी सभी चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है F12, F13, ऐसे ही F14 लगेगा, F15 लगेगा, कहाँ तक, F1n तक लगेगा। तो यहाँ पे अगर हमें नेट फोर्स लिखना है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स F1, इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। F1 मतलब चार्ज 1 पे नेट फोर्स, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इन सभी का वेक्टर सम, F12, F13, F1n का वेक्टर सम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F12 प्लस F13 प्लस, ऐसे ही डॉट 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 करते हुए दिखाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे F1n, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम चाहें तो F12, F13 और F1n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो अगर हमें F12 लिखना है यहाँ से, तो सपोज करिए हम इसको ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका F1 नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F12 लिखना है तो F12 का पहले मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना हो जाएगा K Q1 Q2। फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, 1 और 2 के बीच में, तो चार्ज है Q1 एंड Q2। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर का स्क्वायर। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में, जब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया था वहां पे आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। R12 वेक्टर का अगर हम ऐसे मॉड इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में, और हम उसका क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर। तो ये तो मिल गया हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन है R12 कैप के डायरेक्शन में, तो हम इसका डायरेक्शन लिख लेते हैं R12 कैप। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हम F13 की वैल्यू लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा आपका Q1 Q3, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो Q1 Q3 हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे R13 और इसके मॉड का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन लिखने के लिए हम R13 कैप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम Fn जब लिखेंगे तो F1n लिखना है हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे K Q1 Qn और डिवाइडेड बाई वेक्टर R1n के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे R1n कैप इस्तेमाल कर लेंगे हम इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हुआ। अब देखिए ये इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर इसको एक स्टेप और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, यहां से हो जाएगा F1 इक्वल टू, इसमें जो टर्म्स कॉमन है उनको कॉमन आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना K, और देखिए Q1 सब में कॉमन है तो हम यहाँ पे Q1 बाहर निकाल सकते हैं, और कोई चीज कॉमन है, कॉमन नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हम यहाँ K Q1 कॉमन ले लिया, और बाकी सारे टर्म्स को हम समेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप देखो हमने K और Q1 सब में से कॉमन ले लिया, इसमें से K और Q1 कॉमन ले लिया, K और Q1 कॉमन ले लिया, यहाँ से K और Q1 कॉमन ले लिया। इसके अलावा कोई भी चीज और ऐसा कॉमन नहीं है जो सभी टर्म्स में आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी टर्म्स को एज अ समेशन का साइन इस्तेमाल करके हम लिखेंगे जो आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका Q2, यहाँ है R12 और यहाँ वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप, यहाँ पे है Q3 और ये है R13 के मॉड का स्क्वायर और R13 कैप। ऐसे ही आगे ये टर्म्स चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ है 2 2 2, यहाँ पे है 3 3 3, ऐसे यहाँ पे n n n है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चीजें कहां से कहां तक वेरी कर रही हैं, 2 से लेके n तक वेरी कर रही हैं। तो जो भी चीजें वेरी कर रही हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये i एक वेरिएबल, और ये कहां से कहां तक 2 से लेके और i इक्वल टू n तक वेरी कर रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बाकी टर्म्स को लिख लीजिए, और जहां जहां पे भी ये वेरिएबल चीजें हैं उनके जगह पे आप i लिख लीजिए, और बाकी जो टर्म्स हैं उसको वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे आप देखें कि Q और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वहां पे n है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं QI, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से है R12 वेक्टर का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे R1, अच्छा देखो 1 सब में है, R12 है, यहाँ पे R13 है, यहाँ R1n है, तो हम यहाँ R1I लिखेंगे और इसके वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। और डायरेक्शन लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, देखो आप यहाँ है R12 कैप, यहाँ है R13 कैप, यहाँ है R1n कैप, तो यहाँ लिखेंगे R1I और कैप। तो ये जो पूरा टर्म है ये आपका हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा कई जगह आपको बुक्स में इस टर्म को नीचे आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12, इसको
ये पोजीशन वेक्टर R1 और R2 के टर्म में लिखा हुआ होता है। एक बार मैं आपको एक स्टेप और बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो F1 हमने लिखा है K Q1 Q2 R12 स्क्वायर, इसको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। किस टर्म में? पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में R12 को। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं F1 वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, हमने यहाँ लिखा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 और नीचे है R12, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि R12 का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? R1 माइनस R2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो हम R1 R2 इसका कैप लिख रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये यूनिट वेक्टर होता क्या है? ये हो जाएगा आपका R12, इसको हम लोग लिख लें वेक्टर में, और वेक्टर में जब इसके मैग्नीट्यूड से R12 मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलता है इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और रिवाइज हो जाए इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे R12 को कैसे लिख सकते हैं आप? R1 माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ पे R2 और डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। तो ये जो R1 R2 है और R1 R2 कैप की जगह पे हम लोग ये वाले टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे ये, और R12 कैप की जगह पे ये टर्म हम इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहे हैं। ये इक्वेशन है, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली बोर्ड वाले लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें जो हमने ये समेशन का साइन लगा के यहाँ पे टर्म लिखा है, या तो ऐसे लिख के दे सकता है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए सुपरपोजिशन थ्योरम को, तो ये इतना करके हमको ये शो करना होता है। ऐसे ही एक अभी और टर्म नीचे हम लोग फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स के टर्म में, तो उसे भी लिख के दिया हुआ है, पीछे एक बार पूछा हुआ है इसके बारे में सीबीएसई बोर्ड ने। तो इसमें आप देख लीजिए, अब यहाँ पे नीचे R12 है, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 और माइनस R2 और इसके मॉड का स्क्वायर। और यहाँ पे आप इक्वेशन में आप देखो, यहाँ पे इक्वेशन में आपका R1 कैप, ठीक है। तो R1 कैप है, R12 कैप, तो R12 के कैप की जगह पे हम ये टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा, यहाँ से देख लो आप, ये है R1 और माइनस R2, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही हम F13 को लिखें तो मैं फटाफट इसी टर्म में लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और R13 कैप को लिखेंगे हम R1 माइनस R3, ये वेक्टर फॉर्म में है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R1 माइनस R3 इसका मॉड। ऐसे ही कहाँ तक? आप n तक लिखिए, इसको अलग कर लेते हैं, इधर हम मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा K Q1 Qn और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका R1 माइनस Rn इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस Rn, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाई R1 माइनस Rn, ठीक है। इसको एक दो लाइन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे हो गया आपका ये हो जाएगा K, यहाँ पे है Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई, देखो नीचे का टर्म सेम है, इसका स्क्वायर है, इस पे पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 इसका क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 ये वेक्टर टर्म है, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं K Q1 Q3 और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1 माइनस R3 इसका क्यूब, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम R1 माइनस R3, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं K Qn Q1 Qn और डिवाइडेड बाई हो जाएगा R1 माइनस
Rn, इसका हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम R1 माइनस Rn वेक्टर टर्म है। ठीक है, क्लियर हुआ। हम यहाँ पे समेशन साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, समेशन साइन इस्तेमाल कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा F1 इक्वल टू, अब जो कॉमन है जैसे K और Q1 कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम समेशन साइन के अंदर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो R1 माइनस R2 है, यहाँ R1 माइनस R3 है, यहाँ R1 माइनस Rn है। ऐसे ही यहाँ पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R3, R1 माइनस Rn। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से कहाँ तक, I इक्वल टू n तक। तो यहाँ पे K और Q1, K Q1 और K Q1 हमने कॉमन ले लिया है, बचा कितना, Q2, Q2 Q3 Qn। तो हम यहाँ लिख लेंगे Qi, ये वेरी कर रहा है, और नीचे आपका R1 तो सब में है, माइनस यहाँ है R2, यहाँ है R3, यहाँ है Rn, तो हम इसको लिख सकते हैं Ri वेक्टर, और इसका क्यूब, और फिर ये ब्रैकेट में यहाँ देखो R1 माइनस R2 है, यहाँ R1 माइनस R3, यहाँ R1 माइनस Rn, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 माइनस Ri। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका पूरा एक और टर्म। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है सुपरपोजिशन थ्योरम को रिप्रेजेंट करने के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये बोर्ड वालों के लिए इतना सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशंस उनको करने पड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इस सब पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इतना समझिए कि अगर किसी एक चार्ज पे आपको बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना हो, तो उन सभी चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअली फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। उसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करना पड़े या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करना पड़े, वो आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं, पूछते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, HC वर्मा से पढ़ें। बोर्ड की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि SL अरोरा की बुक प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा सा सिंपल है, समझने में आसानी रहती है। एक क्वेश्चन के फॉर्म में उन्होंने पूरा कंटेंट को डिजाइन किया हुआ है, तो वो उनके लिए, वो खास तौर से जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो उनको पसंद आता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम SL अरोरा में से भी लेंगे, NCERT के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, SC वर्मा के क्वेश्चंस भी एक दो डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर नीट और जेई के क्वेश्चंस भी साथ साथ में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस तरीके से आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी होती हुई चलेगी। बस आपके एंड से ज़्यादा एफर्ट लगा के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस लेक्चर का स्लाइड, इस लेक्चर का आपको PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। इसमें सभी स्लाइड्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो उसमें शामिल होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चार्ज 5.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम आर फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ABC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दो, कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, जिसका साइड कितना है, साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट C ड्यू टू द रेस्ट ऑफ 2। ठीक है, मतलब 3 कॉर्नर्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड हमें गिवन है, और इनकी वजह से जो चार्ज एट पॉइंट C पे रखा, कॉर्नर C पे रखा है, उस पे बाकी दोनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा, इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल है, और इसमें बोल रहा है कॉर्नर्स ABC, 3 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे हम एक कॉर्नर ले लेते हैं A, यहाँ इस कॉर्नर को कंसीडर कर लेते हैं B, और इस कॉर्नर को कंसीडर कर लेते हैं हम लोग C। ठीक है,
अच्छा, इन चार्जेस को भी कुछ कंसीडर कर लेते हैं Q1 Q2 Q3 के टर्म में। मान लो ये चार्ज है Q1 पे रखा हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q1, ठीक है। इस चार्ज को Q1 कंसीडर कर लो, इस चार्ज को Q2 कंसीडर कर लो और इस चार्ज को Q3 कंसीडर कर लो, ठीक है। और चार्ज Q1 को मान लो, चार्ज Q1 कहाँ रखा हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये चार्ज रखा हुआ है एट कॉर्नर 1। यहाँ पे हम Q1 की वैल्यू लिख लेते हैं, Q1 इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। क्लियर हुआ। ऐसे ही चार्ज Q2 है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, हम यहाँ 0.2 पे रख लेते हैं, Q2 इक्वल टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर हुआ, ठीक है। ऐसे ही Q3 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इसको हम लोग इस पे कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं Q3 इक्वल टू कितना 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतने चार्ज हैं। अब बोल रहा है कॉर्नर C पे जो चार्ज है उन पे दोनों रेस्ट 2 चार्जेस, बाकी दोनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है ये सभी एंगल्स कितने होंगे, ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री और ये भी होगा 60 डिग्री। ये सभी एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री पे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। अब आप देखो, सबसे पहले हम Q1 की वजह से Q3 पे चार्ज देखेंगे, फोर्स देखेंगे। तो Q1 की वजह से Q3 पे अगर हमें फोर्स देखना है तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को लिखेंगे हम फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 1, F31 लिख लेते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 1। अच्छा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये टेढ़ा नहीं, बिल्कुल ऐसे लाइन के अलोंग आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Q2 पे जो चार्ज है ये है आपका नेगेटिव, ये देखो -2.5 इंटू 10⁻⁷ है, और Q3 पे जो चार्ज है वो है 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁷। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये B2 इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की ओर, तो इधर की तरफ लगेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 2, F32, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कर लो F31 और F32, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ से, तो F31 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 1 लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा AC, तो हम इसको AC का स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो AC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो K की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁷, हम लिख लेते हैं 5 इंटू 10⁻⁷, और Q3 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 इंटू 10⁻⁻2 है, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, स्क्वायर कर दिया किसका, 5 इंटू 10⁻⁻2 का, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁴। क्लियर हुआ, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। 5 से 5 से इसको आप कैंसिल कर लो कितने टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बाकी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 और डिवाइडेड बाई ये है आपका 5। क्लियर हुआ, बाकी सब पावर्स हैं, इनटू देखो 10⁻9 10⁻⁻7 10⁻⁻7 और ये 4 10⁻⁻4 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस का ये और -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 और -4, ये हो जाएगा 13, -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 9 4 13 और 7 7 कितना हो जाएगा -14, तो प्लस का 13 और माइनस का 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻1। क्लियर हुआ, ठीक है, 10⁻⁻1 यहाँ पे हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ, 9 में अगर 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका 1.8
और 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -1 लिख लेते हैं, -1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.18। ठीक है, माइनस है तो पॉइंट को इधर करके हम इसको हटा सकते हैं, 0.18 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमको मैग्नीट्यूड लिखना है किसका, हमें मैग्नीट्यूड लिखना है F32 का। ठीक, तो इसका लिखो F32। तो फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q2 Q3, अच्छा Q1 Q2 यहाँ पे लिखा हमने, अच्छा वैल्यू तो सही पुट किया है Q3, लेकिन यहाँ पे लिखा है Q2, ये बेसिकली Q3 है, तो इसे आप लोग सही कर लेना, Q1 Q3 हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया Q2 Q3, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा BC, और हमें पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सभी की साइड कितना होगा, सभी सेम होगा, 5 × 10⁻²। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं BC इसका स्क्वायर। आप यहाँ वैल्यू पुट कर लो, Q की वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है। अच्छा देखो, हमने ऑलरेडी इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है, तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू, और ये है 10⁻⁻7, और इसे लिखेंगे हम 1 × 10⁻⁻7, 1 × 10⁻⁻7। क्लियर हुआ, और नीचे हो जाएगा आपका स्क्वायर करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 25 से 2.5 है, इससे 25 कैंसिल करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। ठीक, अब यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू लिख लो F32 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे बच रहा है 9, यहाँ पे हो है 10⁻1, तो ये -4 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लिया हमने 9, और इंटू 10⁻9 और -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, और ये 10⁻−1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, तो -1 -7 -7, ये हो गया -15, और ये प्लस का 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻−2। इतना न्यूटन। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.09 न्यूटन। क्लियर हुआ, तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है 3 पे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये है आपका 0.18 न्यूटन। ठीक है, और इधर जो फोर्स लग रहा है F32, इसकी वैल्यू है आपकी 0.09 न्यूटन। क्लियर हुआ, अब ये दो फोर्सेस हैं, और एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ऐसे, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप देखो ये दो फोर्सेस हैं, और इनका हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो ये एक पैरेललोग्राम बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट 4 दिखाएगा किस पे, F3 क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस का एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब ये दो फोर्सेस है, एक पैरेललोग्राम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो फोर्सेस हैं और वो दोनों फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका डायगोनल रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और उस रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, F31 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F32 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2F31 इंटू F32, और इंटू ये हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा थीटा इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, आप इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा F3 इक्वल टू अंडर रूट किसके, F31 की वैल्यू कितनी है, 0.18, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस F32 0.09 इसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 0.18 इंटू 0.009 और cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री, और हमें पता है cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1/2।
ठीक है cos, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम -1/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट आप करेंगे, ये आप कैलकुलेट करके आप आंसर फाइंड आउट कर लेना और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेशन आपको करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने होंगे, तभी कुछ बात बन पाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से, बोल रहा है 6 चार्जेस आर केप्ट एट द वर्टाइसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन एज शोन इन द फिगर। If magnitude of force applied by plus q on plus small q charge is F, then net electric force on the plus q is NF. Find the value of N. ठीक है, देखो ये देखने में आपको पेचीदा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम देखिए कैसे सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमको गिवन क्या है कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है आपका F। ठीक है, तो मतलब ये जो फोर्स है प्लस क्यू, वो इस पे फोर्स लगा रहा है, एक ये माइनस प्लस क्यू है, इस पे फोर्स F लगा रहा है, इधर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है कितना F, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्यू और प्लस स्मॉल क्यू में जो फोर्स लग रहा है वो F, तो इतना ही फोर्स ये प्लस क्यू इस पे भी लगाएगा, किधर की ओर, बिल्कुल इधर की ओर, और ये दोनों पॉइंट सेम है तो इधर से होता हुआ एक फोर्स इधर जाएगा आपका F। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्लस क्यू पे जो टोटल फोर्स है वो है NF के बराबर, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से प्लस कैपिटल क्यू पे जो फोर्स है वो है F। ठीक है, ऐसे ही आप सभी चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, ये है प्लस क्यू और ये है प्लस 3q। ठीक है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसके अलोंग कितना, इसके अलोंग एक फोर्स लगाएगा प्लस 3q। अब देखो ये पॉइंट है इसका सेंटर, और प्लस क्यू सभी चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये प्रोपोर्शनल होगा, ये चार्ज की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी डिस्टेंस सेम होने की वजह से, वैसे वैसे फोर्स भी उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर प्लस क्यू चार्ज प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पे अगर F फोर्स लगा रहा है, तो प्लस 3q चार्ज प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा 3F के बराबर, ये लगाएगा आपका 3F के बराबर। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस -2q चार्ज की वजह से प्लस q चार्ज पे देखो, तो इधर की तरफ ही एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस q को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की ओर एक और फोर्स लगेगा, -2q है तो प्लस q अगर F फोर्स लगा रहा है तो 2q 2F लगाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर, तो ये 2q है, इसका डायरेक्शन है इधर, तो इसमें प्लस 2F और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस अलोंग टोटल जो फोर्स लगेगा वो है आपका 5F के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप देखिए, हमने इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स देखा है, यहाँ पे है -3q, तो -3q ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ फोर्स लगेगा कितना, 3F, और फोर्स लगेगा -3q चार्ज की वजह से, तो इसके अलोंग जो टोटल फोर्स हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका 4F के बराबर। क्लियर हुआ? ठीक, अच्छा, ऐसे ही आप, हमने इसकी वजह से देख लिया, इसकी वजह से देख लिया, इस चार्ज की वजह से देख लिया, अब ये दो चार्जेस रह रहे, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू पे इधर की और एक फोर्स लगाएगा और ये वैल्यू होगी कितनी, F के बराबर। यहाँ पे आपका -4q चार्ज, तो इस पे जो फोर्स इधर ही लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे हम इसको और ऐड कर लेंगे 4F के बराबर, तो ये टोटल फोर्स हो गया कितना, 5F। ठीक है, इस पे अब ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा, ये जो फोर्स हमने लिखा था इसको हम लोग हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये फोर्स
ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इस पे फोर्स देख रहे हैं, इधर की तरफ एफ लग रहा था, उस एफ को अब उतना ही फोर्स एफ ये प्लस स्मॉल क्यू इस पे इधर लगा रहा था, तो हमने ये प्लस एफ को सॉरी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है, तो हम इसे हटा लेते हैं। अब हमारे पास बच गए ये तीन फोर्सेस 5F 4F एंड 5F। ठीक है, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इन तीनों फोर्सेस का कंपोनेंट ले लो या फिर दोनों फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले दो फोर्सेस को सॉल्व करते हैं, फिर जो इसका रिजल्टेंट आएगा फिर बाकी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका 5F, यहाँ पे है 4F और ये है आपका 5F। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लो या फिर इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लो। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये भी 5F है और ये भी 5F है, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लें। और देखो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इनका रिजल्टेंट काम करेगा इधर की तरफ। मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इधर की तरफ इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर काम करेगा और यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा ये 5F और 5F का रिजल्टेंट। तो पहले हम देख लेते हैं इनका रिजल्टेंट कितना होगा। अच्छा, अब ये देखो ये हेक्सागन है, तो इसका ये सभी एंगल कितना होगा, ये सभी एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि साइड क्या होता है, सेम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा 360 डिग्री 6 पार्ट में कवर हुआ है, तो ये एक एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो आप इन दोनों का बीच का एंगल देखें तो 120 डिग्री है, तो इनका अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 और कॉस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री 120 डिग्री। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसको 25 कर लेते हैं, ये है 25 इंटू 25 और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 इंटू ये प्लस है, ये प्लस 2 इंटू 25 और cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। 2 से आप 2 कैंसिल कर दो, ये माइनस है तो ये -25 हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे भी प्लस होगा, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 25 आ जा रहा है, तो अंडर रूट 25 इसका रिजल्टेंट आ गया आपका 5F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5F। ठीक है, तो अब आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी के अलोंग आ रहा है कितना 5F के बराबर, और इस अलोंग एक और फोर्स लग रहा था कितना 4F, तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना हो गया 9F के बराबर इस चार्ज प्लस क्यू पे, और यहाँ पे प्लस क्यू पे हमसे बोल रहा है कि NF के बराबर है, तो अगर हम ये NF लिखें तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ही स्लाइड्स में मैंने और भी क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे अरोरा के क्वेश्चंस कुछ ऐड कर रखा है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करना, ये आपसे नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन पार्ट में लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं उसको आप सॉल्व करिए, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।